हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक जो कि है इकोनॉमी पल्स। और आई विल ट्राई कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट का इसी तरह से आपके साथ डिस्कशन करूं सो दैट हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही 360 डिग्री में जिसे कह सकते हैं वो होती रहे। तो आज हम इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली आई विल ट्राई टू डिस्कस इन्वायरमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स का जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा, ताकि हम जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और आई विल ट्राई कि कुछ एमसीक्यू के साथ मैं स्टैटिक डिस्कस करूँ सो दैट कि रिवर्स इंजीनियरिंग का हेल्प लेकर के हम जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मोटे मोटे बुक्स हम नहीं पढ़ पाते हैं, बट एमसीक्यू के हेल्प से हम उसे ईजिली कवर कर लेते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं ऐसे ही कुछ करूँगी। एंड यहाँ पे हम इकोनॉमी पल्स में भी देखने वाले हैं डिजिटल करेंसी बहुत न्यूज़ में है। अब क्यों न्यूज़ में है उसके पीछे कारण है कि जो इंडिया है वो रिसेंटली अपने जो यूपीआई सिस्टम है वो बहुत सारे कंट्री के साथ शेयर किया है। तो यूपीआई का क्या एडवांटेज है, जैसे भी अपने देखा ना यूएई में गए तो यूपीआई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हुआ वो डिजिटली हुआ। तो डिजिटली हम कितना वाइब्रेंट है और क्या कुछ चल रहा है उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए डिजिटल करेंसी क्या होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन एक अलग विषय है कि किसी चीज़ को हम डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे को लेन देन कर रहे हैं डिजिटल मोड में। लेकिन डिजिटल मनी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, ठीक है, इसे हमें समझना होगा। तो देखिए जो डिजिटल करेंसी है इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है। उसका कोई फिजिकली या फिजिकल टेंजिबल वो मनी नहीं है। टेंजिबल मनी का मतलब उसका कोई रूप रंग आकार स्थित फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि 2 रुपये का सिक्का हो गया, 10 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया, उसका एक फिजिकल पहचान है। तो ये टेंजिबल फिजिकल मनी नहीं है। जैसे कि होता है कोई भी कॉइन हो गया या डॉलर हो गया किसी भी तरह का, चाहे भारत का रुपया आप ले लीजिए, तो ये ऑनलाइन होता है। तो डिजिटल मनी ये हो गई हमारी। अब डिजिटल मनी जो है वो आप देखो कि ये फिएट करेंसी की तरह ही यूज़ होती है, या उसकी जो वैल्यू है वो फिएट करेंसी की तरह ही होती है। फिएट करेंसी क्या होता है, किसी भी देश का अपना जो करेंसी होता है, जैसे इंडिया का रुपया हो गया, डॉलर हो गया यूएस का, यूरोपियन यूनियन का जो है यूरो हो गया, चाइना का रेनमिनबी हो गया, ठीक है, जापान का येन हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, फिएट करेंसी के। तो ये फिएट करेंसी की तरह ही उसकी वैल्यू होती है डिजिटल मनी की। नाउ हम बात करने वाले हैं इसका जो ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन होता है, क्रिप्टो करेंसी की तरह ही स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि क्या कोई भी गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी को फिजिकल फॉर्म में दे सकती है, ला सकती है? यस, ये किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, क्या किसी फिजिकल करेंसी की जो है लाइफ यानी कि टाइम जो है वो डिसाइडेड होगी? तो आंसर होगा यस, डिसाइड कर सकती है, जैसे कि जापान में होता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट है, अगर वो चाहेंगी तो वो आपको जो डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी या जो भी सीबीडी आपके पास जमा है उसका टाइमलाइन गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, डिपेंड अपॉन दी कंट्री, डिपेंड अपॉन दी बैंक, सेंट्रल बैंक, राइट। तो ये हो सकता है, कैन बी में हर सेंटेंस सही होता है, ठीक है, कि कर तो हम सकते ही हैं, मतलब लीगली होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको। पढ़ने पे ऐसा फील आना चाहिए कि कैन लिखा हुआ है अगर ऑप्शन में तो क्या वो सही होगा, क्या वो लीगली ग्राउंड पे सही हो रहा है, तो हाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना यहाँ पे देखेंगे जो किसी भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको स्मार्टली और ईजियर बनाने में जो डिजिटल मनी होता है वो बहुत ही काम करता है। फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट है, ये चीपर ट्रांसफ़र पैसा का हो जाए उसमें इसकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पैसे का ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, कॉस्ट लग जाता है ना। तो उससे आपको फ्री हो जाते हैं आप डिजिटल करेंसी में। और हम देखेंगे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो डिजिटल करेंसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटी में दे रहे हैं। जैसे कि स्वीडन ने 2017 में अपने आप को पूरी तरह से कैशलेस बना लिया, यानी पूरी डिजिटल इकोनॉमी पे वो शिफ्ट कर गया। उसी तरह से चाइना ने अपना जो है ECNY यानी कि जो डिजिटल रेनमिनबी है, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उसने लॉन्च की। साइड बाय साइड एक और उनकी जो थी वो थी ERMB, वो भी चाइना की ही डिजिटल करेंसी है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सैंड डॉलर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सैंड डॉलर जो बहमास जो कंट्री है उसका बहिमन्स सैंड डॉलर, ये डिजिटल मुद्रा है उनका। अब ये आप बोलोगे कि मैम ये बहमास कंट्री कहाँ पे है, तो क्यूबा है ना, ये कैरेबियन कंट्री है, क्यूबा के जस्ट ऊपर छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड टाइप का है। तो ये वो कंट्री है जिसने सैंड डॉलर यूज़ किया है। साइड बाय साइड एक चीज़ आती है बार बार, जैसे स्विफ्ट सिस्टम जो है बहुत न्यूज़ में रहता है, क्या ये डिजिटल करेंसी है?
क्या है ये? डिजिटल टूल्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कोई बिल्डिंग संस्था है। तो क्या इसे भी जानेंगे, डिटेल से इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ये भी न्यूज़ में है क्योंकि ईरान और रशिया, ये 2 ऐसी कंट्री हैं जो स्विफ्ट सिस्टम से इनको क्या किया गया है, बाहर रखा गया है फॉर द टाइम बिंग, कुछ कारण, और वो आपको पता है युद्ध और जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम होता है ये कैसे वर्क करता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी को आपको याद रखना है, दैट इज़ अ डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर टेक्नोलॉजी। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर टेक्नोलॉजी क्या है, ये ना बहुत ही कम समय में डिजिटल मनी को जो है बहुत कम समय में ट्रांसफ़र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साइड बाय साइड जो कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वो भी मिनिमाइज़ कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। नाउ हम देखेंगे कि जो डीएलटी है वो किस सिस्टम पे वर्क करती है, इसके पीछे कौन-सी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझिए कि जो डीएलटी है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हो सकती है? तो आंसर है यस। कोई भी थर्ड पार्टी जो है इसमें इंटरवीन कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, डेटा को इरेज़ कर सकता है, डिलीट कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन को वो ज़ीरो कर सकता है। कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि कोई भी जो भी एन्क्रिप्टेड ट्रांजैक्शन हुआ है उसका कोई डिटेल्स नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए भी उसे इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, ब्लॉकचेन का ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जिसमें जैसे कि बिटकॉइन हो गया या इथेरियम वगैरह हो गया, उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीबीडीसीज, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण मैं सारा आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया का सीबीडीज क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, उसे जानेंगे हम लोग। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये जो है, ये एक डिजिटल करेंसी है जो हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है। अलग अलग कंट्री भी इसी तरह से सेंट्रल बैंक जो होती है उनकी, वो भी अपना डिजिटल करेंसी निकालती हैं। क्रिप्टो करेंसीज तो आप जानते हो कि प्राइवेटली ओन्ड है, जो इसको जो है माइनिंग किया गया, और उसी तरह से स्टेबल कॉइन भी एक तरह का डिजिटल करेंसी है। नाउ हम आगे बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी में। जो सीबीडी है, सीबीडीसी एक्चुअली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक डिजिटल फॉर्म है जो कि मैं बताया आपको, सेंट्रल बैंक जो होती है किसी भी देश की, वो जारी करती है। क्रिप्टो करेंसी की जैसे ही होती है, सिमिलर होती है, बट यहाँ पे इसके समझिए इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि वो वैल्यू बार बार वो फ्लक्चुएट करता है, वो बढ़ता जाता है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। कैसे फिक्स्ड होगी? जो भी कंट्री की फिएट करेंसी है उस उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट ही रहेगा 2 साल बाद भी, उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी। तो जो ये डिजिटल आपकी करेंसी होगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो फिक्स्ड होगी, फिएट करेंसी की तरह ही। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें ये डिफरेंस है, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है। और कोई भी कंट्री जब सीबीडीसी यूज़ करती है या प्रमोट करती है उसे, या ज़्यादा लोगों तक लोगों को एक्सेस करने के लिए कहती है, तो उसके बहुत सारे जो है मतलब इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ते हैं। जैसे कि उस देश का जो फिजिकल पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्यों? देखिए कैसे इसको समझते हैं। अब क्या होता है ना, अच्छा पहले थोड़ा-सा यहाँ पे इसको समझने से पहले हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि ये जो हमारी जो सीबीडीसी है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। अब ये 2 टाइप्स कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 होते हैं होलसेल एंड दूसरा है रिटेल। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। होलसेल सीबीडी जो कि सिमिलर होता है किसके? जो आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक कोई भी हो गई, वो जो होल्ड करती है सीबीडी, तो वो सीबीडी एक बड़ी संस्था के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। उसमें बड़ी बॉडी आपस में ट्रांज़ैक्शन कर रही है, या कोई बैंकों का इंटर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, राइट? या किसी बैंक का गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बड़े लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपका होलसेल सीबीडीसीज है, राइट? और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो रिटेल सीबीडीसीज है, उसकी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो रिटेल मार्केट होता है वो, उसमें अगर कोई प्राइवेट पर्सन अगर इन करके और डिजिटली ट्रांजैक्शन करता है तो वो कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा है कि पेटीएम, पेटीएम का जो नॉर्म्स वायलेशन का कारण सामने आया, जिसके कारण आरबीआई ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। लेकिन क्या पेटीएम के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई आरबीआई ने? क्योंकि वो आरबीआई के अंडर आ रहा था, आरबीआई उसको रेगुलेट कर रही थी। आरबीआई चाहेगी तो वो फंक्शन करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं फंक्शन करेगी। तो हमारे यहाँ जो रिटेल मार्केट है उसमें जितने भी प्राइवेट विंग्स हैं या गवर्नमेंट के की जो भी कोई जैसे कि भीम यूपीआई वगैरह जो आया था, भीम जो आया था, ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड था। गूगल पे, फ़ोन पे, या जो है और भी बहुत सारे जो पे हैं,
राइट। तो वो आरबीआई के अंडर रेगुलेशंस में आ रहे हैं और ये रिटेल मार्केट में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम आपसे ट्रांजैक्शन करें, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो इसमें कोई जो है छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में हो गए। तो ये आपका जो सीबीडीसीज़ है, यानी सेंट्रल हमारा जो डिजिटल मनी है, डिजिटल करेंसी है, वो होलसेल भी है और रिटेल भी है। रिटेल लाया गया इसलिए ताकि वो कस्टमर को हार्म करने से रोका जा सके। जैसे अब हम थोड़ा-सा आगे जानते हैं कि जो रिटेल हमारी सीबीडीसीज़ है, इसके भी 2 टाइप हैं। एक है टोकन बेस्ड और दूसरा है अकाउंट बेस्ड। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिटेल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली इसी में ट्रांज़ैक्शन होता है। तो रिटेल जो सीबीडीसीज़ है, इसके 2 पार्ट हैं। एक है टोकन बेस्ड, जो कि प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट बॉडीज़ और पब्लिक बॉडीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ही जो है ट्रांजैक्शन जो होगा वो एनोनिमस कर सकते हैं, माने आप किसी भी अनजान व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। आपकी जानकारी जो है उसको नहीं जाएगी, टोकन जिसे आप कह रहे हो, तो टोकन के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपका पर्सनल नाम डिटेल्स नहीं जाएगा। जैसे कि क्यूआर कोड के द्वारा करते हैं स्कैन करके, उसी तरह से। और अकाउंट बेस्ड जो होता है उसमें भी आपको डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारा हो गया। अब डिजिटल मनी के क्या फ़ायदे हैं, इसके इश्यूज़ मनी क्या किस तरह की इश्यूज़ को ये एड्रेस करता है। सबसे पहले समझिए कि कोई भी कंट्री में जो लिक्विडिटी रिस्क होता है, कि पहले होता था ना कि लिक्विडिटी क्रंच है, तो बहुत जा कर के दूसरे बैंक से ले रहे हैं, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सीएमएम कर रहे हैं, कॉल मनी मार्केट कर रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी रिड्यूस हुई हैं। नाउ जो लोअर क्रॉस जो हमारा बॉर्डर में जो पैसा का ट्रांजैक्शन होता है वो भी हमारा थोड़ा-सा कमा है। इंटरनेशनल रोल में हमारा जो डॉलर के संबंध में जो हमारा वैल्यू है, वो भी हमें इसमें सपोर्ट मिलता है जब हम डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं। और फिर हमारा जो एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो हम इसे सार्थक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो है पब्लिक एक तो जितने भी पब्लिक हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, जनरल पब्लिक यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरा स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबल चीज़ है, मतलब बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का एक कंसर्न थोड़ा-सा होता है, लेकिन यूपीआई हमारी पूरी तरह से आप समझ रहे हो, देख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी बेस्ड है, बिल्कुल बेस्ड है, एकदम से लॉक्ड है कह सकते हैं। प्राइवेसी भी रहती है, प्रोटेक्शन भी रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो इन्फ्लुएशन है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि कम ही रहता है। नाउ फाइनेंशियल सिस्टम हमारा स्टेबल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो चेंज होता है। और देखो बहुत अब में ना जैसे डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो एक और चीज़ होती है, क्या पता है? जैसे जो बैंक है ना उसमें भीड़ थोड़ी कम होती है, पैसा निकालने और डालने का ना पहले बहुत भीड़ होता था। अभी वो चीज़ थोड़ी कम हुई है, मतलब पैसा डालने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू गो वन्स टाइम बैंक में आपको जाना पड़ेगा। राइट, लेकिन जो है वो आप उसको यूज़ करने के लिए, निकालने के लिए 10 बार ऐसे जाना पड़ता था, वो थोड़ा-सा कम हुआ है। तो इससे एक तरह से बैंकों का भी काम जो है वो स्मूथ हुआ है। नाउ हम आगे बात करेंगे, जो स्विफ्ट सिस्टम है उसकी बात हम करें तो स्विफ्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि पैसे का ट्रांज़ैक्शन जो है, डॉलर पैसा है, यूरो है, किसी तरह का इंटरनेशनल आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। आप कोई कोऑपरेटिव बॉडी है या कोई पब्लिकली प्राइवेट पर्सन है या सरकार है आप, तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो सिस्टम जो है हमारा स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम। इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल से। देखिए स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा, राइट, ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि स्विफ्ट, फुल फॉर्म याद रखना है। ये आज के डेट में मोस्ट पावरफुल जो है इंटरनेशनल बॉडी है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एक तरह का टूल्स है, संसाधन है ये, जिसमें बहुत ही सिक्योर फॉर्म में आप पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इनका एक नेटवर्क है, मैसेजिंग नेटवर्क, बहुत ही वास्ट मैसेजिंग नेटवर्क है, क्योंकि मैसेजिंग के थ्रू ही पैसा का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं क्विकली मैसेज के थ्रू ही आपका जो है पैसे का ट्रांज़ैक्शन होता है पूरा वर्ल्ड वाइड। स्विफ्ट सिस्टम जो है वो फाइनेंशियली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड बॉडी है, जो एक यूनिक नंबर आपको देती है। वो नंबर जो है वो या तो 8 डिजिट का होता है या तो 11 डिजिट का होता है। बट इसमें हम देखेंगे कि 11 डिजिट का बेसिकली होता है कुल मिलाकर के, जिसमें नंबर भी रहते हैं, कैरेक्टर भी रहते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी रहेंगे, और आपका ना जो है नंबर न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो भी रहते हैं, तो 11 नंबर के होते हैं, जिसको बीआईसी कोड भी बोल सकते हैं,
राइट, या फिर स्विफ्ट आईडी बोल सकते हैं, या स्विफ्ट कोड बोल सकते हैं, या ISO 9362 कोड भी यूज़ करते हैं स्विफ्ट के लिए। ना यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्विफ्ट सिस्टम में 11 डिजिट है उसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जो 4 डिजिट स्टार्टिंग का होता है वो आपका बैंक का नाम होता है, इंस्टीट्यूशन कोड होता है बैंक का, जो भी बैंक में आप पैसा भेज रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 डिजिट होगा, यहाँ पे हम देखेंगे वो करेंसी, जो कंट्री है जिस देश में आप भेज रहे हैं उसका कोड होता है। नाउ जो नेक्स्ट 2 डिजिट होगा वो शहर या सिटी जो भी लोकेशन में आप भेज रहे हैं। और जो लास्ट 3 डिजिट होता है उसमें आपका और जो इंडिविजुअल नेम है, आपका नाम या आपका एड्रेस है ना, ये उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं। या आपको स्विफ्ट बैंक की तरफ से कोई आईडी मिला हुआ है, क्योंकि उसमें स्विफ्ट बैंक का, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के पर्सन हैं या गवर्नमेंट किसी तरह की गवर्नमेंट के कार्यकाज में इंगेज है, तो आपको बैंक से कुछ आईडी कार्ड मिली है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस आईडी कार्ड में आपकी पर्सनल डिटेल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब स्विफ्ट से आप पैसा भेजते हैं, स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो आपको पर्पस बताना पड़ता है कि किस पर्पस से आप मनी को सेंड कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, किस तरीके का काम चल रहा है। अब सवाल ये है कि स्विफ्ट सिस्टम को ओन कौन करता है, इसका मालिक कौन है। तो याद रखना है आपको G10 कंट्री। अब ये G10 कंट्री कौन से, यूरोपियन कंट्री है, उनके ही सेंट्रल बैंक का ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है। अब ये जो है कोऑपरेटिव बॉडीज़ भी होती हैं इसके अंदर, इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं। इसके G10 तो मेंबर हैं ही, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कोऑपरेटिव्स कंट्रोल्ड शेयर होल्डर्स, बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी हैं वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे देखेंगे जो G10 कंट्री है वो कौन कौन सी है, तो बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, UK है, और आपका USA है। अब आपने कुछ नोटिस किया है, मैंने यहाँ पे फ्रांस और यहाँ पे मैंने जो है UK और जो है US, इनको जो है हाईलाइट किया है, सो दैट आपको याद रखना है कि जो P5 मेंबर हैं उसके 3 मेंबर जो हैं वो G10 में हैं। 2 मेंबर कौन सा, चाइना और रसिया, इसके नहीं है, याद रखना है आपको, तो ये ध्यान में रखना है। ना यहाँ पे हम देखेंगे जो बेल्जियम है वो एक्ट करता है एक तरह से देखा जाए तो मतलब हेड की तरह, जो हेड क्वार्टर, जो मतलब हेड ऑफ द स्वीट सिस्टम है, तो वो आपका बेल्जियम उस तरह से एक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और जो अदर मेंबर है जैसे कि US है, तो US का फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व जो है वो भी इसमें एक तरह से हेड की तरह लीड करता है। स्विफ्ट जो सिस्टम है वो 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में अदर अदर कंट्रीज़ में जुड़ी, क्योंकि जैसे इंडिया भी जुड़ा हुआ है। 239 बैंक जो है इसमें अभी वर्क कर रहे हैं, 239 बैंक इसमें इनरोल कर रहे हैं 15 देश के। और बाद में स्विफ्ट सिस्टम जो है वो मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करने का काम 1977 से, यानी कि 4 साल बाद स्टार्ट किया गया। अब आप सोचिए जब स्विफ्ट सिस्टम नहीं थी तो क्या वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन नहीं होता था, क्या पैसे का लेन देन या व्यापार नहीं होता था, तो होता था, उसके लिए यूज़ किया जाता था टेलेक्स, जो कि मैसेजिंग सिस्टम था, बट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था, बहुत टेलेक्स में बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो समय का देर होता था, ऊपर से जो है सिक्योरिटी कंसर्न था मैसेजिंग में, बहुत हैम्पर्ड होने के चांसेस होते थे, तो इस कारण से ये बहुत रेलेवेंट नहीं था। या टेलेक्स यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेथड था ट्रांसफ़र करने का, पैसे का ओवरसीज ट्रांसफ़र करने का, राइट। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है MSME के बारे में। MSME का डेफिनेशन हमें बहुत बार बार पूछा जाता है, क्योंकि वो चेंज हुआ है 2020 में, आपको पता है। 2006 में जो MSMED एक्ट, देखो जब हम पढ़ते हैं ना MSME, तो हम एक्ट भी सोच लेते हैं कि MSME एक्ट 2006, ऑब्वियस सी बात है वो है, लेकिन जो MSME का डेफिनेशन है वो MSMED एक्ट 2006 के तहत आता है, यानी MSMED एक्ट 2006 के तहत ये है। ये जो एक्ट है 2006 में बना था, 2016 में इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए, और अभी आप देखोगे कि अमेंड किया गया है 2020 में। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो IDR एक्ट 1951 में हुआ था। तो ये IDR एक्ट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखो IDR इज़ व्हाट, ये जो है दी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ का जो है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो दी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेड्यूल में जो है MSMEs वगैरह का जिक्र है, तो उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज किया गया। अब इसमें हम देखेंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या है डेफिनेशन एट प्रेजेंट। तो ये जो है आपको याद ध्यान में रखना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए किसी भी प्लांट का, मशीनरीज हो या इक्विपमेंट उसमें यूज़ हो, वो 1 करोड़ से अधिक नहीं होंगे, और उनका जो टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होगा, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेज है। माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या है,
1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ से कम का साल भर का ट्रांजैक्शन हो तो क्या होगा, माइक्रो इंटरप्राइजेज। स्मॉल इंटरप्राइजेज में उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ का होगा और टर्नओवर जो होगा पूरा साल भर का व्यापार जो होगा वो 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीडियम इंटरप्राइजेज में जो है नहीं होना चाहिए क्या, 50 करोड़ का जो है आपका मतलब इन्वेस्टमेंट, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उस 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए क्या, मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए टर्नओवर। तो ये एमएसएमई का डेफिनेशन एमएसएमई ईडी एक्ट से हुआ है, ये आपको याद रखना है। एमएसएमई ईडी यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, एक्ट याद रखना है, आईडीआर याद रखना है, डेफिनेशंस में टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, बार बार टर्म यूज़ होता है आर्बिट्राज का। अब ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, इनडायरेक्ट यूज़ होता है। जैसे अब बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, शेयर का एक्सचेंज होता है वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, बार बार बोलते हैं कि हाँ मनी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जो है हम पैसा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे पैसे को खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। तो डेफिनेशन समझिए, आर्बिट्राज एक प्रोसेस है जिसमें साइमल्टेनियसली आप बाय करते हैं, सेल करते हैं एसेट को, कहाँ पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, या एक्सचेंज कर रहे हैं लोकेशन जो है, और या फिर लोकेट कर रहे हैं कैश को, कैश इन ऑन दी प्राइस डिफरेंस। अलग अलग ऑब्वियस सी बात है, आप 10 बार खरीदेंगे 10 बार बेचेंगे तो ज़रूर थोड़ी ना कि आपको हर बार प्रॉफिट ही होगा। कई बार ऐसा होगा किसी पेपर में आपको, किसी एसेट में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, किसी में कम फ़ायदा होगा। तो साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप अपना एसेट को खरीद रहे हैं, बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे, ये आर्बिट्राज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे जो पे ऑफ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ओनली द प्राइस डिफरेंस होता है, कैप्चर किया जाता है एज अ नेट पे ऑफ, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में। और जो पे ऑफ जो है वो शुड बी लार्ज इनफ टू कवर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग। मतलब कहा जा रहा है ये कि जो पे ऑफ होता है वो इतना होता है कि जो आपका कॉस्टिंग लग रहा है ना ट्रांजेक्शन का, वो उसमें मैनेज रहता है। मतलब जो पे ऑफ होता है ऑलरेडी, उसमें जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो उसमें एडेड रहता है। तो आपको आर्बिट्राज ध्यान में रखना है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम जो है आप एसेट को खरीद रहे बेच रहे, दैट इज़ अ आर्बिट्राज। एसेट एलोकेशन, देखो एसेट एलोकेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट अभी मैं इसको यहीं पर डेफिनेशन कवर कर रही हूँ, इसके टाइप्स वगैरह को मैं आपके साथ बाद में कवर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो एसेट एलोकेशन है वो एक क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। जैसे आप जो है सोच समझ के पैसा लगाते हैं, यहाँ पे पैसा लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, ये परफॉर्म करेगा, ये वाला परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से जो आप जो है अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को जो मैनेज करते हैं, तो जब आप मैनेज करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, है ना। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि पोर्टफोलियो मैनेजर कौन हो सकता है, पर्सनल, प्राइवेट एंटिटीज़, कॉर्पोरेट सेक्टर, ऐसा ऑप्शंस रहता है। तो कोई भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी अपना शेयर खरीदती बेचती है, तो वो भी क्या हो गई, उसके अंदर जो व्यक्ति करके मैनेज कर रहा है सब चीज़ को, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया। आप एक आम आदमी के तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो आप भी क्या हो गए, अपने पोर्टफोलियो मैनेजर हो गए। तो पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब वो व्यक्ति जो देखता है कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाता है और वो कोशिश ये करता है कि उसको जो है रिस्क जो है वो कम हो, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। समझ रहे हो इसका मतलब जैसे आप जब पैसा लगा रहे हो तो उसमें रिस्क है, अब उसके ऊपर में आपका रिवार्ड कितना होगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि हायर रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो हायर इनकम हो रहा है आपको, लेकिन अगर आप लोअर रिस्क ले रहे हैं कि नहीं, आपको तो 10 रुपये का इसमें अधिक से अधिक लॉस हो सकता है, अधिक से अधिक लॉस हो सकता है, 10 रुपये का लॉस हो सकता है, तो आपको उसमें इनकम भी क्या होगा, उसमें कम होगा। अब जिसमें है कि नहीं 1000 रुपये का लॉस होने का संभावना है, उसमें अगर लॉस होगा तो 1000 होगा, 2000 होगा, तो उसमें हो सकता है इनकम भी आपका जो है 10,000 होने का संभावना होगा। तो हायर रिस्क हायर रिवार्ड का होता है। तो जो पर्सन, जो पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्क वर्सेस रिवार्ड को मैनेज करता है, एडजस्ट करता है कि हमको कम रिस्क लेना है, भले हम कम पैसा कमाएं, नहीं हमको ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हैं और हम पॉजिटिव निकले तो हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो इस तरह से जो एडजस्टमेंट करके जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजर, और इस तरह का पैसा इन्वेस्ट करने को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। ठीक है, अब ये जो एसेट एलोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अब ये सब क्यों हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत
डिफरेंट इंटर एकदम अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड। आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड होते जा रहे हो, आप दिखते जा रहे हो, 5 नंबर की इकोनॉमी बन चुके हो। तो एग्ज़ाम में क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि आप एक अच्छी इकोनॉमी का आप नॉलेज रखते हो। नाउ बी रेडी यानी कि बिजनेस रेडी वर्ल्ड बैंक का एक न्यू फ्लैगशिप रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, ये आपको समझ रही है, ये न्यू रिपोर्ट है, ये जिसको बी रेडी बोला गया है। तो ये जो है एक तरह का एविडेंस है, एक तरह का प्रूफ है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए जो वर्क कर रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है, तो उसका इकोनॉमिकली कॉस्ट वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क है। पब्लिक सर्विस के लिए डायरेक्ट फॉर्म जो काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्राइवेट बॉडीज़ जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं या बिजनेस जनरेट कर रही हैं, उनके लिए एक तरह का आप मानिए कि एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल है। और उसमें जो है कॉस्ट की बात की गई है कि कितना इकोनॉमिकली किस तरह की कंपनी को किस तरह का पे करना चाहिए इकोनॉमिकली, वो यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट को यूज़ करके इकोनॉमी जनरेट करे, तो उनको क्या पे करना चाहिए। तो ये है बी रेडी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमी पल्स एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स कि आपका जो है सब्जेक्ट वाइज हम मैं कवर कर सकूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।